हेलो प्यारे विद्यार्थियों। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बेटा सबसे पहली एप्लीकेशन जो थी अनुनाद की, सबसे पहली हमने एप्लीकेशन पढ़ ली थी जो थी एरोमेटिसिटी, ठीक है, एरोमेटिकता पढ़ ली थी। अब दूसरी हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, मीजोमेरिक इफेक्ट यानी कि मीजोमर प्रभाव। क्या नाम है? मीजोमर प्रभाव, जिसको बेटा अनुनाद प्रभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनाद प्रभाव। अगर इसको मीजोमर प्रभाव बोलोगे तो M से डिनोट करोगे, और अगर अनुनाद प्रभाव बोलोगे तो R से डिनोट करोगे, और दोनों ही सही है, ठीक है। M वाला भी सही है बेटा और R वाला भी सही है, ठीक है। मीजोमर प्रभाव को M से, अनुनाद प्रभाव को R से। पहले जनरली हम लोग R से डिनोट करते थे, अब हम लोग M से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये अनुनाद से निकल के आया है, अनुनाद का अनुप्रयोग है, ठीक है। तो बेसिकली सारा का सारा खेल किसका चल रहा होगा? अनुनाद का। सारी की सारी कंडीशंस कौन सी लग रही होगी? अनुनाद की। सारे नियम कायदे कौन से लग रहे होंगे? अनुनाद के। तो मीजोमर प्रभाव बेसिकली क्या होगा? ये ऐसा प्रभाव है जो कि पूर्ण रूप से पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण यौगिक में लगता है। सिंपल सी परिभाषा है, जो अनुनाद की परिभाषा थी कि पूर्ण रूप से पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण को अनुनाद कहते हैं, और उससे जनरेट होने वाले प्रभाव को, उससे उत्पन्न होने प्रभाव को, उससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव को क्या बोल दिया बेटा? मीजोमर प्रभाव, या फिर क्या बोल दिया? अनुनाद प्रभाव। बात समझ में आ रही है आपको? अब इस बात को समझते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक वलय लिखी जो बेंजीन है, इस पे मैंने कोई एक जी समूह लगा दिया, ठीक है, कोई जी समूह लगा दिया, जो जी समूह इस बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ कैसा है बेटा? संयुग्मन में है। अगर संयुग्मन में है तो ये जी इस बेंजीन के साथ क्या कर रहा होगा? अनुनाद। अब अनुनाद कर रहा होगा तो दो केस बन सकते हैं, या तो बेटा ये जी इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो सकता है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह से मेरा मतलब है कि यहां पर ये जी जो है बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है बेटा? ये बेंजीन वलय है और इस पे ये जी समूह लगा हो, और ये जी समूह कैसा हो बेटा? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, यानी कि इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींचता हो, इलेक्ट्रॉन बेंजीन से बाहर की तरफ आते हो, ठीक है। अगर मान लो ये जो जी समूह लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है वाया अनुनाद, ठीक है, क्योंकि ये जी समूह पाई बंध के साथ संयुग्मन में है। अगर ये अनुनाद के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस जी समूह का कौन सा प्रभाव है बेटा? इस जी समूह का प्रभाव है प्लस एम। जैसे हम लोगों ने प्लस आई माइनस आई देखा था, जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते थे सिग्मा बंध के थ्रू वो क्या कहलाते थे? प्लस आई, और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होते थे वो क्या कहलाते थे? माइनस आई। उसी प्रकार से अगर अनुनाद के थ्रू ये खेल चल रहा है तो उस केस में ये जी समूह क्या कहलाएगा? प्लस एम, और ये जी समूह क्या कहलाएगा? ये इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये क्या कहलाएगा बेटा? माइनस एम। अब एक ही वलय, एक ही यौगिक में दोनों केस होंगे। अगर ये जी समूह प्लस एम है तो उस समय ये बेंजीन इस जी को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो इस बेंजीन का कौन सा प्रभाव लगेगा? माइनस एम, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये जी का माइनस एम है तो इस बेंजीन का क्या लगेगा? प्लस एम, ठीक है। तो यानी कि मीजोमर प्रभाव को बेटा कितने भागों में बांटा गया है? मीजोमर प्रभाव को दो भागों में बांटा गया है। मीजोमर प्रभाव को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन से हैं? एक तो प्लस एम प्रभाव और एक है बेटा माइनस एम प्रभाव। और प्लस एम प्रभाव और माइनस एम प्रभाव क्या है? प्लस एम क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह वाया अनुनाद। अनुनाद के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे उसको क्या बोलेंगे? प्लस एम समूह। और इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह वाया अनुनाद, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह वाया अनुनाद। अनुनाद के थ्रू जो समूह इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा होगा संयुग्मन के कारण वो क्या कहलाएगा? माइनस एम। बाकी दूसरा वाला क्या कहलाएगा? प्लस एम। बात समझ में आती है? प्लस एम और माइनस एम क्या है? मीजोमर प्रभाव बेसिकली कहां से आया है? अनुनाद के कारण यौगिक में उत्पन्न हुआ है, और अनुनाद की सारी परिस्थितियां, अनुनाद की सारी कंडीशन, सारे नियम कायदे तो फॉलो होंगे ही होंगे। बात समझ में आ रही है? पूर्ण रूप से यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण के कारण ये प्रभाव जनरेट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। ध्यान रहे, आंशिक वांशिक वाला खेल ही नहीं है, ठीक है। तो बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मीजोमर प्रभाव के लिए? मीजोमर प्रभाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा यौगिक में अनुनाद होना। अगर मान लो यौगिक में अनुनाद नहीं होगा तो मीजोमर प्रभाव नहीं लगेगा। अगर यौगिक में अनुनाद होगा तो ही मीजोमर प्रभाव लगेगा। जहां से जहां तक अनुनाद होगा वहां से वहां तक मीजोमर प्रभाव लगेगा। जितनी दूरी तक संयुग्मन आता जा रहा होगा उतनी दूरी तक मीजोमर प्रभाव लगेगा।
जैसे हम लोग बोलते थे बेटा प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर आधारित है, जैसे जैसे आगे जाते जाते थे प्रेरणिक प्रभाव कम होता चला जाता था, क्योंकि जो सबसे पहला एटम खींचने वाला था उसका प्रभाव बहुत तेजी से था और धीरे धीरे वो कम होता जा रहा था। लेकिन मेसोमर प्रभाव में क्या है बेटा, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो उठ के दूसरी जगह जाते जा रहे हैं, इसलिए ये दूरी पर आधारित नहीं होगा। जहां तक संयुग्मन मौजूद है, जहां तक वो इलेक्ट्रॉन जा सकता है संयुग्मन करके, वहां तक ये प्रभाव सेम लगेगा, यानी कि दूरी पर आधारित नहीं होता। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या ये प्रभाव मैंने उत्पन्न किया है? क्या मैंने उत्पन्न नहीं किया, पहले से यौगिक में था। मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वाया अनुनाद, इसलिए इसका प्लस एम और इसका माइनस एम, यानी कि ये प्रभाव कैसा है बेटा, स्थायी प्रभाव है। ठीक है, किसी के आने से या किसी के जाने से इसमें रुकेगा नहीं। ठीक है, बस समझा सकता है कोई भी कि हाँ देखो ये चीज ऐसे हो रही है, बात समझना आप, है ना। पहले से यौगिक में ये चीज उत्पन्न है, बाहरी अभिकर्मक के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए ये क्या है बेटा, एक स्थायी प्रभाव है। ठीक है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर अनुनाद नहीं होगा तो मेसोमर प्रभाव नहीं होगा, अनुनाद होगा तो ही मेसोमर प्रभाव होगा। बात समझ में आई? तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन मेसोमर प्रभाव लगने के लिए क्या है, अनुनाद, क्योंकि प्रभाव भी किसका है, अनुनाद का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ना ये मेसोमर प्रभाव इतना पार्ट लिख लो, फिर इसकी परिभाषा और कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखाता हूँ। ठीक है ना, पहले इतना लिख लो क्योंकि काम की बातें तो यही है। ठीक है ना, इसी से पूरा समझ में आ जाता है। ठीक है, बाकी अब लिखा पढ़ी भी करेंगे, आओ पहले इतना नोट डाउन करो। ठीक है, पोस्ट करके नोट डाउन कर लो बेटा, पोस्ट करके, है ना। अब परिभाषा की बात करते बेटा, परिभाषा अगर मैं लिखना चाहूं मेसोमर प्रभाव की तो बहुत आसान है, आप लोग भी बता सकते हो क्योंकि अनुनाद से ही रिलेटेड है आदि परिभाषा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा, पाई इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण विस्थानीकरण से संयुग्मित निकाय में उत्पन्न होने वाले प्रभाव को मेसोमर प्रभाव कहते हैं बेटा। कौन सा प्रभाव, मेसोमर प्रभाव। मैं आपको बताऊं इंग्लिश में मेसोमर प्रभाव को मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए एम निकल के आया, क्या बोलते हैं बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पाई इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण विस्थानीकरण से, किसमें, संयुग्मित निकाय में। संयुग्मित निकाय में जो पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थानीकरण हो रहा है उससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव को बेटा क्या बोला गया, मेसोमर प्रभाव बोला गया। ये आपकी परिभाषा है सिंपल सी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई आपकी परिभाषा वाली। दूसरी बात क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेसोमर प्रभाव कब लगेगा, जब यौगिक में अनुनाद होगा। ठीक है, यदि यौगिक में अनुनाद ही नहीं है तो मेसोमर प्रभाव नहीं होगा। यदि यौगिक में अनुनाद है, होगा तो मेसोमर प्रभाव होगा। अथवा नहीं होगा। अगर मान लो यौगिक में अनुनाद ही नहीं है तो मेसोमर प्रभाव नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यौगिक में अनुनाद है तो ही मेसोमर प्रभाव है, यौगिक में अनुनाद नहीं है तो मेसोमर प्रभाव नहीं है, क्योंकि मेसोमर प्रभाव अनुनाद से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अपन अनुनाद का अनुप्रयोग देख रहे हैं। ठीक है, अनुनाद की वजह से समूह कैसे प्ले कर रहे हैं, समूह कैसे खेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, सारा खेल किसका चल रहा है, अनुनाद का चल रहा है बेटा। बात समझ में आ रही है। तीसरी बात बेटा जो यहां से निकल के आ जाती है वो क्या निकल के आती है कि ये दूरी पर आधारित नहीं होता। कौन सी चीज, मेसोमर प्रभाव। मेसोमर प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव की तरह देखो, इससे एक और चीज रिवाइज हो गई अपनी कि प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर आधारित होता था। ठीक है, तो मेसोमर प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव की तरह दूरी पर आधारित नहीं होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा। ठीक है, नोट्स बनाते रहो क्योंकि नोट्स आप चीजें भूलते जाते हो। ठीक है ना, ह्यूमन माइंड है। ठीक है, बार बार चीजें पढ़ने से ही अपने दिमाग में रहती है और चीजें लिखते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। ठीक है, तो मेसोमर प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव की तरह दूरी पर आधारित होता है या नहीं होता है, नहीं होता है।
यह एक छोर से दूसरे छोर जहां तक संयुग्मन है, क्या ये दिख रहा है आपको? जहां तक संयुग्मन है वहां तक समान होगा। ठीक है, जहां तक संयुग्मन होगा बेटा वहां तक जो है अपना मेसोमर प्रभाव कैसा लगेगा? सेम लगेगा, दूरी पर आधारित नहीं होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास आ गया। ठीक है, और मैं चौथा पॉइंट तो मैं सीधे लिख दे रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट लिखने की बजाय मैं चौथा पॉइंट में लिखूंगा वह सारी परिस्थितियां जो अनुनाद में लगती थी, वो सारी कंडीशन जो अनुनाद में लगती थी वो मेसोमर प्रभाव के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना, वो बोलते थे ना पी कक्षक समांतर होने चाहिए, रिक्त कक्षक समांतर होने चाहिए पी कक्षक के। ठीक है, वो मुक्त मूलक जो थे, मतलब जो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, आंतरिक प्रोसेस है। ठीक है, वो सब चीजें मैं दोबारा नहीं लिख रहा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। वो सारी कंडीशन में क्या लिख दे रहा हूँ कि जो जो परिस्थितियां अनुनाद में लगती थी वो सारी इसमें लगेगी। ठीक है, तो इधर वाला मैं मिटा देता हूं बेटा। समझ में आ गया होगा आपको कि प्लस एम माइनस एम क्या है। अगला पॉइंट है मेरे लिए बेटा, चौथा पॉइंट जो है कि वह सारी परिस्थिति जो अनुनाद के लिए होती है वह मेसोमर प्रभाव पर भी लागू होगी। मेसोमर प्रभाव पर भी लागू होगी, क्योंकि मेसोमर प्रभाव कहां से आया बेटा? अनुनाद से आया है, इसलिए मेसोमर प्रभाव पे भी अनुनाद की वो सारी परिस्थितियां लागू होगी। एक और पॉइंट अभी क्या बताया था? मेसोमर प्रभाव बताओ अस्थायी प्रभाव है स्थायी प्रभाव है बेटा, क्योंकि अपन ने देख लिया कि ये किसी के आने से बदल नहीं रहा है। मेसोमर प्रभाव पहले से यौगिक में था, हमने तो समझने के लिए पढ़ा है। मेसोमर प्रभाव बेटा कैसा है? स्थायी प्रभाव है। मेसोमर प्रभाव स्थायी प्रभाव है। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं बेटा, अगर मान लो मैंने किसी वलय में, मान लो बेंजीन से मैंने कोई जी समूह लगा दिया, और वो जी समूह अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, अगर वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, और एक बार मैं ले लेता हूं इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन से होते हैं बेटा? प्लस एम वाले भी हो सकते हैं, प्लस आई वाले भी हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह कौन से होते हैं? माइनस एम वाले, माइनस आई वाले। अभी सीख लिया हमने, अगर अनुनाद के थ्रू इलेक्ट्रॉन दाता है तो प्लस एम, और अगर प्रेरणिक प्रभाव के थ्रू है तो प्लस आई। अगर मान लो अनुनाद के थ्रू खींचने वाला है तो माइनस एम, और अगर प्रेरणिक प्रभाव के थ्रू है तो माइनस आई। तो मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं बात करूं आपसे कि बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करूं, बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाना है या कम करना है? अगर बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करूं, अगर मैंने बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन दाता समूह को जोड़ रखा है तो बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। जबकि अगर मैंने बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जोड़ रखा है तो बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन घनत्व के सवाल भी आ जाते हैं, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मैं ओवरऑल सारी के सारे प्रभाव पढ़ाने के बाद मैं स्थायी क्रम पूछूंगा आपसे, तो उसमें भी ये चीजें काम आएंगी। ठीक है, तो बेंजीन वलय में अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाना है तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह बढ़ाएंगे, और अगर घटाना है तो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह घटाएंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमें ये सब चीजें समझ में आ गई कि भैया प्लस एम माइनस एम क्या होता है, क्या स्थायी प्रभाव होता है, कैसे अनुनाद से रिलेटेड है, वो सब बात समझ में आ गई। लेकिन कौन से समूह प्लस एम होंगे, कौन से माइनस एम होंगे, वो समूह बताओ। देखो आपको रटना कुछ नहीं है बेटा। अगर आपने एक एक समूह को पकड़ पकड़ के देखा कि सर इसका तो प्लस एम, ये रट लिया आपने कि ये तो प्लस एम लगाता है या ये माइनस एम लगाता है, तो आप बेवकूफ माने जाओगे। क्यों माने जाओगे बेटा? क्योंकि हो सकता है कि किसी चीज के लिए वो समूह प्लस एम हो और किसी दूसरे यौगिक के लिए वही समूह माइनस एम की तरह व्यवहार कर रहा हो। ये टोटली बेटा कैसा है? ये एक सापेक्ष वाला
आपका मतलब प्रभाव है, ठीक है ना। रिलेटिव फिनोमिना है ना, सापेक्ष वाला है, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष हमें देखना है कि ये इस समय प्लस एम की तरह व्यवहार कर रहा है या माइनस एम की तरह। अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं, अगर मान लो अनुनाद के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं या किसी और की तरफ जा रहे हैं, तो वो दे रहा है तो क्या होगा बेटा, प्लस एम। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ रहे हैं जिस समूह की हम बात कर रहे हैं, तो वो कैसा प्रभाव लगाएगा, माइनस एम। इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है अनुनाद के थ्रू, जिससे दूर जा रहे हैं वो कैसा लगाएगा, प्लस एम। जिसके करीब आ रहे हैं वो कैसा लगाएगा, माइनस एम। सिंपल सा फंडा है, अगर ये चीज दिमाग में बिठा ली तो टेंशन नहीं होगी कभी प्लस एम क्या लगाएं माइनस एम क्या लगाएं। सिंपल अनुनाद चला के देखो, अनुनाद चलाना मैंने आपको सिखाया, 6 केस पढ़ाया अनुनाद में कैसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठीक है। याद करो, वो ऋणायन से लोन पेयर की तरफ, लोन पेयर से पाइबंद की तरफ, पाइबंद से धनायन की तरफ, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये, जहां से इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ जा रहे हैं वो प्लस एम समूह है, और जहां इलेक्ट्रॉन उसके करीब आ रहे हैं वो माइनस एम समूह है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूंगा कि कौन से समूह हमेशा प्लस एम की तरह व्यवहार करते हैं और कौन से माइनस एम की तरह व्यवहार करते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना लिखो, ठीक है, और फिर मैं इसको रब करके, इसको मिटा के फिर मैं अगले पॉइंट डिस्कस करता हूं, ठीक है। हाँ भाई, तो ये सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं सवाल भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने के लिए प्लस एम और प्लस आई योगदान है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटाने के लिए माइनस एम माइनस आई लगेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं बेटा कि कौन से समूह प्लस एम होते हैं, नहीं कौन से माइनस एम होते हैं। मैं आपको समूह लिख के नहीं बताऊंगा सारे के सारे, मैं आपको क्या बताऊंगा, जनरल आइडिया दूंगा एक। सबसे पहली बात तो सारे इलेक्ट्रॉन दाता समूह वाया संयुग्मन बोल लो या अनुनाद बोल लो, कैसे होते हैं बेटा, प्लस एम होते हैं, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन दाता समूह वाया अनुनाद कैसे होंगे, प्लस एम। अब मुद्दे की बात की कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन से होंगे, तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन को देना चाह रहे होंगे। तो ऐसे कौन होते हैं, ऋणात्मक आवेश वाले। तो यहां पे लिखना चालू करो, सारे ऋणात्मक आवेश वाले समूह, और आगे लगाना ये ना भूलें कि वाया अनुनाद कैसे होंगे, प्लस एम। फिर नेक्स्ट कौन सा होगा बेटा, सारे लोन पेयर वाले समूह वाया अनुनाद। इन जनरल बात कर रहा हूं मैं बेटा, मैं हमेशा नहीं बोलता, मैं हमेशा इन जनरल बात करता हूं, मैं तो सवाल को देख के सॉल्व करता हूं कि इसको देख के क्या पता चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन इन जनरल हम ये फंडा यूज कर सकते हैं कि सारे ऋणायन आवेश वाले समूह और सारे लोन पेयर वाले समूह वाया अनुनाद कैसा व्यवहार करेंगे बेटा, प्लस एम। तो सर वो बताओ कि माइनस एम कौन से होंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहे होंगे, और वो भी कैसे खींच रहे होंगे बेटा, मैं लिख रहा हूं वाया संयुग्मन या वाया अनुनाद। ये क्यों लिख रहा हूं बार बार, क्योंकि खींचने वाले तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन भी खींच सकते हैं, वो कौन से होंगे, माइनस आई वाले। सारे इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह वाया संयुग्मन या अनुनाद की बात कर रहा हूं, संयुग्मन या अनुनाद कैसे होंगे, टेंशन मत लो, अभी सवाल कराएंगे तो उन सवालों से आपको प्लस एम और माइनस एम क्लियर हो जाएगा। वैसे तो इन बातों से ही क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह कौन से होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी भयंकर रूप से, यानी कि कौन से होंगे जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले सकते हैं, यानी कि धनायन आवेश वाले या फिर रिक्त कक्षक वाले। तो सारे धनायन आवेश या रिक्त कक्षक, एक ही बात है, धनायन आवेश और रिक्त कक्षक लगभग एक ही बात है। धनायन आवेश से मैं बात कर रहा हूं जहां पे जैसे कार्ब धनायन, जहां पे रिक्त कक्षक है, वो वाले धनायन की बात नहीं कर रहा जो मैंने एक बार केस लिया था आपसे NH3+ वाला, ठीक है। वहां पे धनायन वैसा वाला धनायन नहीं है, वो रिक्त कक्षक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सारे धनायन आवेश या रिक्त कक्षक वाया अनुनाद कैसे होंगे बेटा, आपके माइनस एम, ठीक है। एक और इसमें बहुत बढ़िया पॉइंट है
कि सारे ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी, ए द्विबंध बी या ए त्रिबंध बी वाले समूह वाया अनुनाद कैसे होंगे? -m। बस एक कंडीशन है बेटा, वो कंडीशन क्या है कि B की विद्युत ऋणता A से ज्यादा होनी चाहिए, B की विद्युत ऋणता A से ज्यादा होनी चाहिए। A डबल बॉन्ड भी मतलब N डबल बॉन्ड हो, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो N की विद्युत ऋणता C से ज्यादा है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। क्या C डबल बॉन्ड C वाले होंगे? नहीं। क्या C ट्रिपल बॉन्ड C वाले होंगे? नहीं। कैसे वाले हैं? जिसमें B की विद्युत ऋणता A से ज्यादा है, वो समूह भी किसकी तरह व्यवहार करेंगे बेटा? -m की तरह। याद करो अनुनाद का केस नंबर 3, जब द्विबंध और द्विबंध में संयुग्मन था, उसमें जो तीसरे केस में तीसरा वाला केस लिया था, थर्ड केस के अंदर थर्ड वाला, ठीक है, जिसमें C डबल बॉन्ड C सिग्मा C डबल बॉन्ड O था, ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, वो वाला केस है, ठीक है। तो +m कौन से होंगे समझ में आया आपको? ऋणात्मक और लोन पेयर वाले, और धनायन और आपके रिक्त कक्षक वाले, और ए डबल बॉन्ड बी, ए ट्रिपल बॉन्ड बी वाले कैसे होंगे? -m। इन जनरल आइडिया ले लिया अपन ने। अब अपन इनके थ्रू कुछ सवाल को करते हैं जिसमें आपको बताना है। मैं गोले में, जैसे याद है मैंने आपको प्रेरणिक प्रभाव में गोला लगा के दिया था और मैंने आपको बोला था बताओ इसका +i होगा या -i। तो अभी प्रेरणिक प्रभाव भी दोबारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मैं काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसमें आपको ये बताना है कि जो गोले में दिया गया समूह है उसका +m होगा, -m होगा, +i होगा या -i होगा। एक क्वेश्चन में करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस फॉर्मेट में आंसर देना है भैया इसको, ठीक है ना। तो आओ वो सवाल करते हैं, ये आप पोस्ट करके नोट डाउन कर लेना। गोले में दिए गए समूहों का प्रभाव बताएं या व्यवहार बताएं कि वो +m होगा, -m होगा, +i होगा या -i होगा, ठीक है। दिख रहा है यहाँ तक? +m, -m, +i, -i। गोले में दिए गए समूहों का प्रभाव बताएं, +m होगा, +i होगा, -i होगा या +m होगा, ठीक है। जैसे पहला सवाल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए, यहाँ मैंने बेंजीन लगा दिया और यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया, ठीक है। ये NO2 का प्रभाव जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। NO2 का प्रभाव जानना चाह रहा हूँ बेटा। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ सिंपल सी बात कि +i होगा या -i होगा। भाई ये कार्बन sp2 है और ये नाइट्रोजन लगा हुआ है, और नाइट्रोजन जो है वो कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो नाइट्रोजन का कौन सा प्रभाव होगा? -i होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट है तो आप पहले लेक्चर पे जाओ GOC के, वहीं पे जाके आपको डाउट क्लियर होगा, यहाँ पे दोबारा से नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात देखो, यहाँ पे ये ए डबल बॉन्ड बी टाइप का सिस्टम है क्या? ए डबल बॉन्ड बी टाइप का सिस्टम है, यानी कि इसका कौन सा प्रभाव लगना चाहिए? -m। चलो वो भी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं ये पाई सिग्मा पाई, इतने से सिस्टम को ऑब्जर्व करो, ठीक है, रटना नहीं है, इतने से सिस्टम को ऑब्जर्व करो, पाई सिग्मा पाई। अगर मैं आपसे बोलूं कि अनुनाद चलाना है तो किस तरफ अनुनाद चलाओगे? अंदर की तरफ चलाओगे या बाहर की तरफ लेके आओगे? भाई इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है इस पाई सिग्मा पाई में, तो इसकी तरफ अनुनाद चलेगा, बोलो, इस तरह से। और ये अनुनाद के थ्रू अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और खींच रहा है तो ये कैसा इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है? वाया अनुनाद। इसलिए इसका कौन सा प्रभाव होगा बेटा? -m। और -m और -i में बेटा मुझे पता करना है कि कौन सा प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली है, कौन सा प्रभाव ज्यादा प्रबल है। एक प्रभाव में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो रहा है, एक प्रभाव में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो रहा है, और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉनों का? पाई इलेक्ट्रॉनों का, जो आसानी से आ जाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली या ज्यादा प्रबल होगा? मैं तो कह रहा हूं मीजोमर प्रभाव ज्यादा प्रबल होगा, ज्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसमें पूर्ण रूप से पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो रहा है। सिंपल सी बात है। तो मीजोमर प्रभाव ज्यादा अच्छा प्रभाव है, ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव है एज कंपेयर टू, अगर मैं बात करूं प्रेरणिक प्रभाव की। तो -m और -i में -m जो है वो -i से जीत जाएगा। हमेशा मीजोमर प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव से ज्यादा शक्तिशाली होता है, जब तक मैं ना बताऊं आपको आगे की चर्चा,
ठीक है, तो माइनस एम माइनस आई से ज्यादा है, मतलब इसकी खींचने की टेंडेंसी तो है ही, लेकिन ये खींच किससे ज्यादा रहा है, ये माइनस एम से ज्यादा खींच रहा है। ठीक है, अब बाकी के सवाल आपको करने हैं, मैं काफी सारे सवाल दे रहा हूँ। पहली बात तो आपको देखना है कि इसमें अनुनाद हो भी रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा हो तो ही मेसोमर प्रभाव पिक्चर में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं तुक्के मार रहे हो। और इसी फॉर्मेट में आंसर देना है, माइनस आई ग्रेटर देन माइनस आई, इस तरह से, प्लस एम हो तो वो देना है। ये 3 सवाल इधर लिखे हैं, बाकी इधर लिख रहा हूं बेटा। जब तक मैं इधर सवाल लिख रहा हूं तब तक उधर वाले सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, बैठे नहीं रहना है, टाइम पास नहीं करना है। पहले 11 सवाल ट्राई करो आप, ठीक है ना। पहला दूसरा तीसरा हो गया होगा बेटा, पहला दूसरा तीसरा देखो आप। पहला दूसरा तीसरा मैंने आपको बोला था पोस्ट करके कर लेना, और कर भी लिया होगा शायद, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखूँ ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2 है, लेकिन इसके पीछे कार्बन लगे हुए हैं, इसके पीछे ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा विद्युत ऋणी है, इसका मतलब इसका प्रभाव माइनस आई है, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर मैं इसका अनुनाद देखूं तो पाई सिग्मा पाई संयुग्मन मेरे को मिल रहा है, यानी कि अनुनाद तो हो रहा है। अब मुझे देखना है इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर खींच रहे हैं या बाहर वाला अंदर दे रहा है। बताओ, आप देख के बताओ, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है वाया अनुनाद, इसलिए इसका कौन सा प्रभाव, माइनस एम। तो माइनस एम और माइनस आई में अधिक कौन होगा, माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई। ठीक है, दोनों प्रैक्टिस हो रही है आपकी माइनस आई और माइनस एम की। फिर यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन sp2 है। ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है, ऑक्सीजन, तो इसका कौन सा प्रभाव लगेगा बेटा, माइनस आई। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई, इसका संयुग्मन आ रहा है, और लोन पेयर सिग्मा पाई में बेटा लोन पेयर चलता है या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चलते हैं, लोन पेयर चलता है। ये मैंने आपको सिखाया था यार, ठीक है, केस नंबर 2 में सिखाया होगा मैंने आपको, लोन पेयर सिग्मा पाई। लोन पेयर किस में बदलता था, पाई में, और पाई किस में बदलता था, ऋणायन में, याद करो। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं बेंजीन वलय में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है वाया अनुनाद, इसलिए इसका कौन सा प्रभाव लग रहा है, प्लस एम। मतलब अनुनाद के थ्रू तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और प्रेरणिक प्रभाव के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और अनुनाद का इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव से ज्यादा प्रभावी होता है। तो ओवरऑल अगर मैं इस OCH3 की बात करूं तो ये बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा होगा या कम कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा होगा, क्योंकि प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस आई से खींच रहा है, और प्लस एम ज्यादा प्रभावशाली है माइनस आई के कंपैरिजन में। तो प्लस एम की वजह से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहे होंगे, माइनस आई से कम हो रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल प्लस एम ज्यादा भारी होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहे होंगे। बात समझ में? तो प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। बात समझ में? 3 सवाल ये मैंने करा दिए, बाकी के आप 4 से लेकर 11 तक फटाफट ट्राई करो, ठीक है, पॉज करके ट्राई करो। मैं इधर बाकी के 3-4 सवाल और लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये मिटा दूं मैं, पहला दूसरा तीसरा।
टाइम वेस्ट ना करके अपन फटाफट सवाल करते हैं। ये 14 सवाल है, ये 14 सवाल कर लो, आपकी पूरा मेसोमर प्रभाव आपको लगभग क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर तो आगे उसके और एप्लीकेशन देखेंगे, मेसोमर प्रभाव की भी एप्लीकेशन देखेंगे, अनुप्रयोग देखेंगे। अभी अपन अनुनाद का अनुप्रयोग देख रहे हैं, फिर जितने प्रभाव पढ़ेंगे उन सबके अनुप्रयोग देखेंगे, ठीक है ना। चीज़ों के अंदर से अंदर घुसते चले जाएंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहले अगर आपको मेसोमर प्रभाव ही नहीं आया तो फिर उसके आगे की बात वैसे ही नहीं आएगी समझ में। अगर आपको अनुनाद नहीं आया तो मेसोमर प्रभाव नहीं आएगा। तो भैया सारे लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर नहीं आता तो आप उसको देखो, नियारा कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर ये चीज़ वापस बता दो या कुछ भी इस तरह से, लेकिन पिछला क्लियर होना आवश्यक है, तभी आगे का समझ में आएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कनेक्टेड होती है बेटा, और जीओसी तो नींव है, नींव, ठीक है। अगर नींव ही कमजोर रह गई तो आप कितने प्यारा मकान बना लो, कितनी प्यारी बिल्डिंग खड़ी कर दो, उसके ऊपर सब निपट जाएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ट्राई कर लिया होगा आपने 4 से 11। चलो 4th नंबर का अपन डिस्कस करते हैं बेटा। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा विद्युत ऋणी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कौन सा प्रभाव लग रहा होगा? -I, है ना। कितने बच्चे बोलते हैं -I लग रहा होगा? गधेड़े, -I नहीं लग रहा है इसमें, इसमें लगेगा +I। मैंने आपको बताया था O-। अबे भैया प्रकृति तो देखो, कोई भी व्यक्ति या कोई भी यौगिक या कोई भी प्रजाति क्या होना चाहती है? स्थायी होना चाहती है। उस स्थायी होने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। आज तुम पढ़ क्यों रहे हो? तुम स्थायी होना चाहते हो, आगे पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है। तो उसी तरह से ये ऑक्सीजन पे ऋणायन तो वैसे ही है। अगर ये बेंजीन से और खींचने लग जाएगा, सोच के देखो, तो इस पर ऋणायन और बढ़ेगा। तो भैया ये क्या चाहता है? उदासीन होना चाहता है, ऋणायन बढ़ाना नहीं चाहता। और अगर ये उदासीन होना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इसका +I लगेगा। और दूसरा देखो पाई सिग्मा ऋणायन, तो पाई सिग्मा ऋणायन में तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन घनत्व ऋणायन पे ज्यादा है, तो वो वाले इलेक्ट्रॉन चलेंगे ऋणायन पाई में और पाई ऋणायन में। तो वो कौन सा प्रभाव लगा रहा है? +M। और +M और +I में कौन जीतेगा? +M +I से ज्यादा जीतेगा। तो दोनों ही प्रभावों से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा होगा। बात समझ में आई? फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कार्बन कैसा है बेटा? sp2 बेंजीन वाला, और ये कार्बन पे sp2। लेकिन इस sp2 कार्बन पे खासियत बात क्या है? 2 ऑक्सीजन लगे जो इधर वाले कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी है, और प्रेरणिक प्रभाव तो वैसे ही पीछे वाले लोगों पे भी डिपेंड करता है। तो ये इससे खींच रहे होंगे तो इसकी बैंड बजेगी, इसकी बैंड बजेगी तो ये आगे बजाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कौन सा प्रभाव लगाएगा बेटा? -I। अब मैं प्रेरणिक प्रभाव की बात नहीं कर रहा, अब मैं मेसोमर प्रभाव की बात कर रहा हूँ। पाई सिग्मा पाई का संयुग्मन है। और याद करो, जब C डबल बॉन्ड C सिग्मा C डबल बॉन्ड O का संयुग्मन आता था, ठीक है, तो उस केस में ये वाला बंध पहले टूटता था, फिर उसके बाद ये वाला बंध टूटता था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वाया अनुनाद, तो ये कौन सा प्रभाव लगा रहा है? -M। अभी मैं डिस्कस करके आया हूँ COOH वाला, OH लगा दिया बस, ज्यादा फर्क थोड़ी ना है, ठीक है। वही वाला केस है, -M लग रहा है, -I लग रहा है, तो -M -I से ज्यादा प्रभावी होगा। फिर यहाँ पे देखो, ये CH3 है, CH3, और ये इस CH3 का कार्बन का संकरण sp3 है बेटा, और इस कार्बन का संकरण sp2 है। और sp2 और sp3 में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन सा होता है? sp2। तो sp3 कम विद्युत ऋणी, तो इसका कौन सा प्रभाव लगेगा बेटा? +I, क्योंकि कम विद्युत ऋणी वाला देता है और अधिक विद्युत ऋणी वाला खींचता है, तो इसका +I लगेगा। अब मुझे इतना सा बताओ, क्या यहाँ पे कोई संयुग्मन मौजूद है? नहीं, यहाँ पे कोई संयुग्मन है ही नहीं। यहाँ पे किसी प्रकार का दिख रहा है आपको? पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा ऋणायन, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा धनायन, धनायन लोन पेयर सिग्मा धनायन, ऋणायन सिग्मा धनायन, कुछ दिख रहा है क्या आपको? कुछ भी नहीं दिख रहा। तो बताओ क्या इसमें मेसोमर प्रभाव लगेगा? नहीं, क्योंकि अनुनाद ही नहीं है तो मेसोमर प्रभाव ही नहीं है। तो यहाँ मेसोमर प्रभाव पिक्चर में होगा ही नहीं, केवल और केवल क्या होगा? +I होगा इसका। बात समझ में आ रही है? तो मेसोमर प्रभाव कब लगेगा? जब अनुनाद होगा। अनुनाद नहीं होगा तो मेसोमर प्रभाव भी नहीं होगा। सर लेकिन बेंजीन के अंदर तो हो रहा है अनुनाद। अबे उसके अंदर हो रहा है ना, मैं तो गोले के समूह की बात कर रहा हूँ। इस समूह का इससे लेना देना है क्या? नहीं है। फिर 7वें नंबर का किया होगा आपने, यहाँ पे कार्बन है और नाइट्रोजन है। -I सीरीज याद करो, -I श्रेणी, उसमें सबसे पहले दूसरे नंबर तीसरे नंबर का आइटम है ये, ठीक है ना, -I श्रेणी। वो तो मुझे मालूम है कि आपको याद ही नहीं होगी, ठीक है ना, 100% श्योर हूँ, मक्कार हो तुम, ठीक है।
याद करो NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, NO2, CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, C ट्रिपल बॉन्ड CH, याद आ रहा है कुछ, फिनाइल, CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ तो याद करो। तो ये नाइट्रोजन ज्यादा विद्युत ऋणी, कम विद्युत ऋणी, इसका मतलब इसका माइनस I लग रहा होगा, ठीक है, देखते ही पता चल जाता है। अब मुझे बताओ, सब देख के बोल रहे होंगे पाई सिग्मा धनायन, सर संयुग्मन आ रहा है, ये धनायन ले लेगा। क्या नाइट्रोजन के 5 बंध बन सकते हैं? नहीं, ऑलरेडी 4 बने हुए हैं। नाइट्रोजन के पास कोई रिक्त डी कक्षक या कोई रिक्त पी कक्षक खाली नहीं है, यहाँ पर इसका अष्टक पूर्ण है, ये इससे ज्यादा अपने अष्टक को नहीं बढ़ा सकता, इसके पास रिक्त डी कक्षक नहीं है। ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता, और अनुनाद में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन आता है विस्थानीकरण करके। बात समझ में आ रही है? वहां पे खिसक विसक नहीं आता, वहां पे पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है, और पूर्ण रूप से होता है तो भैया लेने की जगह होनी चाहिए। कक्षक बदलता है इलेक्ट्रॉन अपना, यहाँ क्या कक्षक बदल के नाइट्रोजन के कक्षक में जा सकता है? जगह ही खाली नहीं है भैया, जगह खाली होगी तभी तो जाएगा। तो यहाँ पे मीजोमर प्रभाव नहीं लगेगा, केवल -I लगेगा। बात समझ में आ रही है? संयुग्मन क्या ऐसे रटना नहीं है, पाई सिग्मा धनायन देगा सर यहाँ तो संयुग्मन है, ऐसे रटने का नहीं है। आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे, कक्षक बदल पा रहे हैं या नहीं बदल पा रहे। खैर, ये कार्बन का संकरण कितना है? sp2, और ये कार्बन का संकरण कितना है? sp sp2 से ज्यादा विद्युत ऋणी, ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसका -I है। अब ये देखो, ये A ट्रिपल बॉन्ड B टाइप का सिस्टम है जिसमें B की विद्युत ऋणता A से ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका कौन सा प्रभाव लग रहा है बेटा? -M। और अगर दूसरे तरीके से भी देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो इसका कौन सा प्रभाव? -M। रटने का कुछ नहीं है, आप सिंपल अनुनाद चला के देखो। अगर अनुनाद से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी तरफ आ रहे हैं उसका -M, जिससे जा रहे हैं उसका +M। अगर ये -M लगा रहा है तो ये बेंजीन क्या लगा रही है? इस पे +M, ठीक है। तो ये -M और -I लग रहा है बेटा, तो -M का प्रभाव -I से ज्यादा होगा, सिंपल है। ये कार्बन sp2 है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है बेटा sp2 वाले से। केवल एक केस बताया था मैंने जहां पे नाइट्रोजन sp3 कार्बन से हार जाता है, बताओ कौन सा केस था? कार्बन sp जो होता है वो नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा विद्युत ऋणी होता है, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। खैर आपको पता होना चाहिए, मैं तो बता चुका हूं। यहाँ पे नाइट्रोजन -I लगा रहा है। अब लोन पेयर सिग्मा पाई बंध का संयुग्मन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कौन सा प्रभाव लगाता है बेटा? +M लगाता है, यानी कि इसका +M -I से ज्यादा होगा। अब कुछ पल्ले पड़ रहा है, इधर देखो 10 नंबर का सवाल। अब पहले बेंजीन में फंसा के दे रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन को खुले में दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भैया? ये तो खींचेगा, खींचेगा भाई, खींचेगा, हमारा CHO खींचेगा, खींचेगा, तो बताओ इसका कौन सा प्रभाव लग रहा है बेटा? -M। और अगर मैं इसमें देखूं, इस कार्बन का sp2, ये भी कार्बन sp2, लेकिन इसके पीछे ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसका कौन सा प्रभाव लगेगा? -I। और -M और -I में -M जो है -I से ज्यादा होता है। फिर यहाँ पे कार्बन sp2 है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है बेटा, इसका कौन सा प्रभाव लगेगा? -I। और लोन पेयर है, इसलिए लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन तो देगा, ठीक है ना, और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका कौन सा लग रहा है बेटा? +M। और +M और -I में +M जीतता है -I से। आज समझ में आ रही है? 11 तक मैंने आपको सवाल करा दिए, 12, 13, 14 एक बार आप ट्राई मारो, दिमाग लगाओ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ 12, 13 और 14, ठीक है ना। चलो ट्राई करो। हाँ भाई, ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। और क्लोरीन का आप लोगों ने देखा होगा, ये कार्बन sp2, क्लोरीन, क्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणी है, तो इसका कौन सा प्रभाव लग रहा होगा बेटा? -I। और अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने पाई सिग्मा, और यहाँ पर क्या बेटा? क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और दे सकता है तो इसका कौन सा व्यवहार होगा? +M। और आप लोगों ने सीधे सीधे लिख दिया होगा +M > -I। लेकिन बेटा ये बात गलत है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, ठीक है। आप इसको स्टार लगा लो, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शनल बात निकल के आ रही है, इसको एक्सेप्शन मान लो आप भले, वैसे एक्सेप्शन तो है नहीं लेकिन मान सकते हो। यहाँ पे -I जो होता है वो +M से ज़्यादा होता है। जब भी आपके हैलोजन की बात आएगी तो हैलोजन का -I जो होगा वो +M से ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों बेटा? देखो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल है बेटा। इलेक्ट्रॉन घनत्व, इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करते हैं। इस बेंजीन में जब मैंने एक्सपेरिमेंटली इसको देखा, क्लोरीन लगा के या फ्लोरीन लगा के या ब्रोमीन या आयोडीन लगा के, मतलब हैलोजन लगा के, तो इस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा था।
जबकि प्लस एम लग रहा है क्लोरीन का और माइनस आई लग रहा है क्लोरीन का, तो प्लस एम ज्यादा प्रभावी है, तो बढ़ना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल जब हमने देखा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा था, और कम करने वाला फैक्टर कौन सा? माइनस आई। बढ़ाने वाला प्लस एम। तो अगर कम हो रहा है ओवरऑल, इसका मतलब कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा होगा, कौन ज्यादा प्रभावशाली होगा इस समय पे? माइनस आई। ठीक है, तो जब भी आपको हेलोजन वाला केस दिखे संयुग्मन में, तो उसका माइनस आई प्लस एम से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, और ये पूर्ण रूप से भयंकर रूप से ये बात है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आएगी कि हेलोजन का माइनस आई प्लस एम से ज्यादा होता है। ऐसे कुछ और आइटम भी हैं, जैसे एनओ की बात करें तो एनओ में भी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन अभी अपने लिए हेलोजन इज मोर इंपॉर्टेंट, हेलोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेटा इस क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई। और अगर मैं मीजोमर प्रभाव की बात करूँ तो यहाँ पे कोई मीजोमर प्रभाव नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि कोई संयुग्मन है ही नहीं। संयुग्मन होगा तभी तो मीजोमर प्रभाव लगेगा। तो यहाँ पे केवल और केवल कौन सा प्रभाव लग रहा है बेटा? माइनस आई। फिर पाई सिग्मा, और यहाँ पे लोन पेयर है बेटा, तो लोन पेयर है तो प्लस एम लग रहा होगा और माइनस आई लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आई प्लस एम से ज्यादा होगा, क्योंकि हेलोजन का माइनस आई जो होता है बेटा वो प्लस एम से ज्यादा होता है। तो एक प्रकार के सवाल तो ये हो गए जिसमें अपन इलेक्ट्रॉन घनत्व के बारे में भी बात कर सकते हैं, और समूह का पता चल गया हमें कौन से प्लस एम होते हैं, कौन से माइनस एम होते हैं, कौन से प्लस आई, कौन से माइनस आई समूह होते हैं। ठीक है, अब हमें पता करना है कि किसका प्लस एम ज्यादा होगा, किसका माइनस एम ज्यादा होगा। ठीक है ना, ये चीजें पता करनी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी से देगा, कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, कौन इलेक्ट्रॉन घनत्व को ज्यादा बढ़ाएगा, कौन इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम बढ़ाएगा। ठीक है ना, तो प्लस एम माइनस एम के क्रम की बात करते हैं। प्लस एम के क्रम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? सवाल ले रहा हूँ। सवाल के थ्रू अपन प्लस एम का क्रम समझेंगे, माइनस एम का क्रम समझेंगे। सवाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है ना, वहीं के वहीं आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं प्लस एम की बात करता हूँ। हेडिंग लगा लेना आप, प्लस एम क्रम। ठीक है, क्रम कुछ नहीं लिखेंगे, हम तो सवाल करेंगे। ठीक है ना, मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आप खुद सोचोगे पहले कि भैया कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जिसमें रखने की ताकत कम हो, जो उसको फील अच्छे से नहीं कर पा रहा हो, जिसकी देने की टेंडेंसी ज्यादा हो, वो जल्दी से प्लस एम देगा। ठीक है ना, तो पहला सवाल है CH2 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस। इसको A बोल दिया, B बोल दिया, C बोल दिया, D बोल दिया। आपको ऑर्डर बताना है किसका प्लस एम ज्यादा होगा। आप बोलो तो चलो मैं एक सवाल बता देता हूँ। यहाँ पे CH2 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस में अगर बात करें बेटा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूँ तो CH2 माइनस, NH माइनस, OH माइनस, F माइनस में से कार्बन की विद्युत सबसे कम है, फ्लोरीन की सबसे अधिक विद्युत है। और हमें पता है कि जब पीरियोडिक टेबल की बात आती है तो बाएं से दाएं जाने पर जनरली क्या होता है बेटा? विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो जो अधिक विद्युत ऋणी होगा उस पर ऋणायन आवेश कैसा होता है? स्थायी होता है। तो सबसे कम स्थायी किस पे? इस कार्बन पे। अगर इस पे सबसे कम स्थायी है ऋणायन, तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी देने की होगी? इस ऋणायन के इलेक्ट्रॉन देने की होगी। ये फटाफट से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा कि भैया ले जाओ, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत अस्थायी महसूस कर रहा हूँ, मैं फटाफट से देना चाहता हूँ। इसलिए सबसे ज्यादा प्लस एम किसका होगा? ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। किससे देखा? विद्युत ऋणता से। और अगर मैं ऊपर से नीचे चलता हूं तो क्या देखता हूं बेटा? साइज, है ना, साइज के फैक्टर से सोचना। ठीक है, आप खुद करो। ये सब समूह लगे हुए हैं कहीं पे, है ना। एक बार आप ट्राई मारो, खुद से करोगे, कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, फिर मैं डिस्कस तो कर ही दूंगा। फटाफट से ट्राई करिए।
ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही है, फटाफट से आप ट्राई करिए इसको, ठीक है। जैसे सबसे पहले सेकंड और थर्ड ट्राई कीजिए बेटा पोज करके, ठीक है, सेकंड थर्ड पोज करके ट्राई किया करो। चलो डिस्कस करते हैं बेटा सेकंड वाला सवाल हम लोग। यहाँ पर देखो बेटा N2 माइनस NH माइनस NH2, सर अब तो तीनों की विद्युत ऋणता भी समान है, आप कैसे करेंगे भाई? जिसपे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, जितने ज़्यादा ऋणायन आवेश आ रहा होगा, वो उतनी जल्दी देना चाहता है, क्योंकि वो उदासीन होना चाहता है। ये पहले से उदासीन है, इस पे एक ऋणायन आवेश है, इस पे दो ऋणायन आवेश है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ है? इस पे है, तो ज़्यादा प्लस एम कौन करेगा? ज़्यादा प्लस एम N2 माइनस करेगा, इसलिए A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। अच्छा, साथ के साथ ये भी बताना है आपको प्लस एम कर रहा है नहीं कर रहा, भाई ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन देगा। इसकी प्रगति कैसे होगी? देने की होगी, ऋणायन आवेश वाला है, जितना ज्यादा ऋणायन आवेश होगा उसका प्लस एम उतना ज्यादा लग रहा होगा। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की चर्चा की गई है बेटा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में मैं विद्युत ऋणता नहीं देखूंगा, क्योंकि ये ग्रुप की बात नहीं है, मतलब ग्रुप की बात है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज का फैक्टर आता है। और अगर आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन का साइज बड़ा है और फ्लोरीन का साइज छोटा है, और छोटे में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा जटिल तरीके से रहते हैं, जबकि आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे बेटा? विस्तृत रूप से पड़े होंगे। अगर मैं चार्ज घनत्व की बात करूं, ठीक है, आवेश के घनत्व की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन घनत्व आयोडीन में विस्तृत रूप से पड़ा होगा, जबकि फ्लोरीन में कैसा होगा? बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में पड़ा होगा। तो देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? जिसको परेशानी ज्यादा होगी। आयोडीन में विस्तृत रूप से पड़ा है, उसको कोई परेशानी नहीं है, वो स्थायी महसूस कर रहा है, जबकि फ्लोरीन अस्थायी महसूस कर रहा है। तो जल्दी से कौन देना चाहेगा? ABCD, एक रीजन। दूसरा रीजन सुनो, अगर मान लो मैं इस फ्लोरीन के लोन पेयर को दूंगा, है ना, तो यहाँ से कार्बन के साथ मान लो इसका संयुग्मन हो रहा है, तो ये कौन सा बंध बनाएगा? 2p2p, ये 2p3p, ये 2p4p और 2p5p। तो 2p2p वाला बंध कैसा होता है? बढ़िया होता है 2p5p के रेस्पेक्ट में, इसलिए 2p2p से इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएंगे, तेजी से जाएंगे, बढ़िया बंध बन रहा है, यानी कि उसकी स्थिति ऊर्जा कम होगी, वो ज्यादा स्थायी होगा, यौगिक, इसलिए इसका प्लस एम ज्यादा लग रहा होगा। A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। जैसे चाहो वैसे सोच लो, अपने लॉजिक होते हैं, ठीक है, अपने इंट्यूशंस होते हैं, अपने को सोचना होता है कैसे है। जरूरी नहीं है हर चीज केमिस्ट्री के हिसाब से सोची जाए, ज्ञान वैसे ही लगाया जाए, कभी कभी आपको खुद को भी सोचना पड़ेगा। हर चीज पढ़ाई नहीं जा सकती, ठीक है, एक ज्ञान दिया जा सकता है थोड़ा मोड़ा, उसके बाद आपको अपने लेवल पे भी सोचना पड़ता है, अपने लॉजिक भी बनाने पड़ते हैं, लेकिन वो लॉजिक दायरे में होने चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी सोच रहे हो। तीसरा हो गया। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आपने ट्राई किया होगा बेटा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, चौथा, पांचवा, छठा पोज करके ट्राई कर लिया करो, फटाफट पोज करो और ये पोज खत्म। चलो फ्लोरीन और OH, ठीक है, तो फ्लोरीन और OH में ज्यादा विद्युत ऋणी फ्लोरीन है, ये कम विद्युत ऋणी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कम विद्युत ऋणी है, तो जल्दी से देगा तो इसका प्लस एम लगेगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ ये जिससे भी जुड़े हुए हैं, जिस पर भी ये समूह लगे हुए हैं, वो इसके साथ संयुग्मन में है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो कौन जल्दी देगा? ऑक्सीजन जल्दी देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कम है। फिर OH और O- में से बात करूं तो ये ऋणात्मक आवेश वाला है, जबकि ये लोन पेयर है, उदासीन है, तो जल्दी कौन देगा? ऋणात्मक आवेश वाला, B ग्रेटर देन A। बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पर देखूंगा तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है बेटा, मान लो इससे कोई भी समूह जुड़ा हुआ है और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ठीक है ना। अगर मैं इसको मान लो मैंने बेंजीन से जोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो ये लोन पेयर उधर जा रहा होगा आराम से संयुग्मन करने, लेकिन ये लोन पेयर बेटा इधर भी जा रहा है, ठीक है, मोहब्बत दोनों तरफ बटी हुई है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बेंजीन को जोड़ूंगा तो मोहब्बत केवल एक तरफ बटी हुई है, तो यहाँ मोहब्बत एक तरफ बटी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मोहब्बत ज्यादा होगी। यहाँ मोहब्बत दो तरफ बटी हुई है, तो किसी ना किसी एक को तो धोखा ज्यादा मिल रहा होगा, इसलिए इसका प्लस एम कम होगा, इसका प्लस एम कैसा होगा? ज्यादा होगा, इसलिए B ग्रेटर देन A, है ना। दोनों तरफ अनुनाद कर रहा है, दोनों तरफ मेसोमर प्रभाव लगा रहा है, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उसका प्लस एम कम हो जाता है, इसका ज्यादा हो जाता है। फिर 7वां 8वां 9वां ट्राई करो बेटा पोज करके, 7th 8th और 9th। तो 7th वाला आपने जब ट्राई किया होगा तो बिल्कुल कैसा है बेटा? 6 नंबर जैसा ही है। NH ये मोहब्बत दोनों तरफ बटी हुई है, जबकि यहाँ पर A की तरफ है पूरी की पूरी, तो B ग्रेटर देन A प्लस एम की बात करें तो। फिर यहाँ पे बात करें तो वापस से वही वाली बात आ रही है कि दोनों तरफ यहाँ पर लोन पेयर जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर पूरी तरह से एक तरफ जा रहे हैं, तो B ग्रेटर देन A। सोचना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। फिर OH और SH में से देखें तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती है तो
विस्तृत रूप से इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं तो उसकी देने की टेंडेंसी कम हो जाती है बेटा। तो किसकी ज़्यादा होगी? अच्छा सर ए और बी नहीं लिखा था इसलिए आंसर नहीं आया, लो लिख दिया ए और बी, तो ए की बी से ज़्यादा। ये किसका क्रम लिखा है अपन ने? ये अपन ने लिखा है प्लस एम का क्रम। कौन ज़्यादा प्लस एम लगाएगा? तो ए ज़्यादा लगाएगा बी से प्लस एम। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करो। फिर अगली बार जो हम लोग सवाल करेंगे, मतलब अभी है ना, अभी वापस से अपन करेंगे माइनस एम के सवाल। ठीक है ना, पहले अभी प्लस एम के किए हमने। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करो। हाँ भाई, ये आपने वो सवाल लिख लिए होंगे सारे के सारे। अब अपन नेक्स्ट बात करते बेटा माइनस एम क्रम की। ठीक है, तो माइनस एम की चर्चा करते हुए सबसे पहला सवाल मैं माइनस एम के लिए लिख रहा हूँ। जैसे प्लस एम के सवाल आप लोगों ने करे हैं वैसे माइनस एम के करने। अब तो आपको आइडिया भी लग गया होगा कि माइनस एम कैसे करने होंगे। प्लस एम में अपन इलेक्ट्रॉन देने की बात कर रहे थे, माइनस एम में इलेक्ट्रॉन लेने की बात करेंगे, खींचने की बात करेंगे, तो उसके बेसिस पे सवाल होंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया पिक्चर में क्या है कि जो ऋणायन और लोन पेयर वाले होते हैं उनका जनरली प्लस एम लगता है और धनायन और रिक्त कक्षक वालों का माइनस एम लगता है। तो आपको उसी बेसिस पे सोचना है बेटा। ठीक है, एक बार आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम तो करेंगे। ठीक है ना, आपको दिमाग लगाना है। नहीं लगा पाओगे, जहाँ पे दिमाग की कमी आ जाएगी वहाँ पे फिर हम लोग आ जाएंगे पिक्चर में। एक बार सोच के देखो। लेकिन एक बार अपना दिमाग लगाओ, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। जब तक मैं लिख ही रहा हूँ सवाल। चार सवाल में आपको माइनस एम समझ में आ जाना चाहिए, है ना? समझ में आ जाएगा वैसे तो। चौथा सवाल इधर लिख रहा हूँ, वो 3 ट्राई करो आप पहले, जब तक मैं चौथा लिख रहा हूँ। हाँ भाई, सबसे पहला सवाल आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, समय बहुत दे चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, पोज भी कर सकते थे आप। फिलहाल यहाँ पे ऋणायन है, ये उदासीन है, और यहाँ पे धनायन है। सबसे ज्यादा प्लस माइनस एम किसका लग रहा होगा? धनायन आवेश वाले का, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो तो बिल्कुल भिखारी की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डी आएगा। अब मुद्दा क्या है, यहाँ बोरोन है, यहाँ फॉस्फोरस है और यहाँ ऋणायन है। ऋणायन सबसे पीछे आएगा क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेना चाहता ही नहीं है। ठीक है ना, सबसे पीछे ए आएगा। अब कहानी क्या है कि बी और सी की कहानी है। ठीक है, तो अगर मैं बोरोन की बात करूं तो ये सेकंड पीरियड का है, द्वितीय आवर्त का है, और फास्फोरस की बात करूं तो ये तृतीय आवर्त का है, थर्ड पीरियड का है बेटा। तो बोरोन के साथ जब बंध बन रहा होगा तो वो कैसा बनेगा? 2p2p। कौन सा बंध बनेगा? 2p2p। और यहाँ पे जो बंध बनेगा बेटा वो कौन सा बनेगा? 2p3p। ठीक है ना, 2p2p और यहाँ पे 2p3p। तो 2p2p और 2p3p में ज्यादा बढ़िया बंध कौन सा है? 2p2p। तो ज्यादा माइनस एम कौन लगाएगा बेटा? बोरोन। और फिर कौन लगाएगा? फास्फोरस। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखोगे आप, ये कार्बन कैसा है बेटा? sp2। ये कार्बन कैसा है बेटा? sp। और यहाँ पे तो ये नाइट्रोजन लगा हुआ है। मैंने आपको बोला था कार्बन sp नाइट्रोजन sp3 से अधिक विद्युत ऋणी होता है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन sp3 नहीं है, sp2 है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ही अधिक विद्युत ऋणी है। और ये A ट्रिपल बॉन्ड B टाइप का सिस्टम है, A डबल बॉन्ड B, A डबल बॉन्ड B, यानी कि ये सारे के सारे कैसे हैं? माइनस एम वाले समूह है। अब इन तीनों में से हमें देखना है सबसे ज्यादा माइनस एम किसका लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा माइनस एम किसका लगेगा बेटा? सी का, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन सबसे अधिक टेंडेंसी रखता है खींचने की, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी है। उसके बाद sp और sp2 में sp जीतेगा, तो c, फिर b, फिर a। इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं थी। थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां तक का पार्ट अगर आप देखोगे, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड, तीनों सेम है बेटा। तीनों सेम है। सारी कहानी किस पे डिपेंड कर रही है? अब H, R और OH पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो याद है आपको, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता था तो यहाँ पर क्या बनता था बेटा? इस तरह की आइटम बनती थी, माइनस और यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे H लगा दो चाहे R लगा दो, उसके हिसाब से अपन सोचते रहेंगे। और एक बार OH लगा रखा है, ठीक है ना। तो ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ धनायन बनेगा और यहाँ ऋणायन बनेगा। अगर यहाँ पे धनायन बनेगा तो इस H का कौन सा प्रभाव? कुछ भी प्रभाव नहीं होता। ना H का प्रेरणिक प्रभाव होता, ना H का मेसोमर प्रभाव होता।
अगर यहाँ पे धनायन बनेगा बेटा तो यहाँ पे इस R का कौन सा प्रभाव लगेगा, R का मैंने आपको बताया था सामान्यतः बेटा R का प्लस आई प्रभाव होता है, तो यहाँ पे इसका प्लस आई लग रहा है। और इस OH के पास लोन पेयर है बेटा, तो वो इस धनायन के साथ क्या कर सकता है, अनुनाद कर सकता है और देगा इलेक्ट्रॉन को, तो कौन सा प्रभाव लगाएगा, प्लस M। अब मुझे इतना सा बताओ कि कार्ब धनायन में अगर प्लस एम प्लस आई और जीरो प्रभाव की बात करूं तो प्लस एम वाला प्रभाव क्या करेगा, इस कार्ब धनायन को कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, प्लस एम वाला दे रहा है। और जितना कम कार्ब धनायन हो जाएगा उसके खींचने की टेंडेंसी कैसी हो जाएगी, कम, क्योंकि कार्ब धनायन जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा खींचेगा। ये सबसे ज्यादा भिखारी, इस भिखारी को थोड़े पैसे मिल गए और इस भिखारी को भयंकर पैसे मिल गए इससे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भिखारी सबसे ज्यादा खींचेगा, अभी भी उसकी टेंडेंसी मांगने की सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कौन, ए, फिर बी, फिर सी। ये किसका ऑर्डर निकाला बेटा, माइनस एम का क्रम निकाला है। फिर चौथे नंबर का सवाल ट्राई करो पोज करके आओ। अब वापिस से वही कहानी है बेटा, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ तक तो कहानी सेम है। यहाँ पे मैं प्लस मान लेता हूँ, मैंने आपको बता दिया प्लस कैसे आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ को तोड़ के यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा, ठीक है ना। इस तरह के सवालों को ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर है और यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ठीक है। इसका कौन सा प्रभाव लग रहा है बेटा, प्लस एम, इसका भी प्लस एम और इसका भी प्लस एम, ठीक है। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से प्लस एम किसका ज्यादा लगता है, नाइट्रोजन का प्लस एम ज्यादा लगेगा। और अगर नाइट्रोजन का प्लस एम बेटा ज्यादा लगेगा तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्लस एम नाइट्रोजन का है। फिर उसके बाद अब इन दोनों ऑक्सीजन में कंपेयर करना है, तो इस R का कौन सा प्रभाव लगेगा बेटा, प्लस आई, तो वो इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ऑक्सीजन आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा होगा। तो सेकंड नंबर पे प्लस एम किसका ज्यादा लग रहा है, इसका। थर्ड नंबर पे प्लस एम किसका ज्यादा लग रहा है, इसका। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो सबसे कम कार्ब धनायन कहाँ हो गया, सबसे कम कार्ब धनायन यहाँ हो गया, फिर उससे कम यहाँ हो गया, फिर सबसे कम। एरो जितने लगा रहा हूं उसके हिसाब से कार्ब धनायन की वैल्यू आ रही है। सबसे कम कार्ब धनायन यहाँ पे, सबसे कम भिखारी, फिर उससे बड़ा भिखारी, फिर सबसे बड़ा भिखारी। और जितना भिखारी होगा उसकी लेने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, तो माइनस एम ए का बी से ज्यादा, बी का सी से ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है, सिंपल है। तो इस प्रकार से हम प्लस एम और माइनस एम को सीख लिए कि प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है। प्लस एम और माइनस एम पता करने के लिए तो मैंने आपको बता दिया, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वाया अनुनाद वो प्लस एम, जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं माइनस एम और वाया अनुनाद, ध्यान रखें। और आपको हाथों हाथ वो चीज़ जज करनी कि दे रहे हैं नहीं ले रहे हैं, है ना। आपको रटना नहीं है कुछ भी, और आपस में कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करने के तरीके बता दिए मैंने आपको। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक आप नोट डाउन करो। चलो हाँ भाई, अब नेक्स्ट बेटा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। वो आपके हर मतलब एरोमेटिक चैप्टर आएगा आगे चल के, ठीक है ना, पूरा का पूरा एरोमेटिक चैप्टर, ठीक है ना। उसमें भयंकर रूप से काम आने वाली बात है, और वो बात क्या है, यहाँ मीजोमर प्रभाव से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं यहीं के ही बता रहा हूँ आपको। मीजोमर प्रभाव स्थिति आधारित होता है, दूरी पर तो आधारित नहीं होता बेटा, लेकिन स्थिति पर आधारित होता है। अब ये क्या बात लिख दी, अभी इसको समझाते हैं। 3 केस पढ़ाएंगे बेटा, 3 केस से हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि मीजोमर प्रभाव कैसे स्थिति पर आधारित होता है। केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं बेटा। केस नंबर फर्स्ट क्या है हमारे लिए, मान लो मैंने यहाँ पे बेंजीन ले ली और बेंजीन पे मैंने O ऋणायन बना दिया। अब मैं इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाता जाऊंगा जो कि आपको आती है, आप मेरे से पहले बना देने चाहिए, ठीक है ना। मान लो ये ऋणायन है, सिग्मा पाई1 ऋणायन, पाई1 में पाई1 ऋणायन में, बोलते नहीं हो यार आप लोग। यहाँ पे बेटा ये किस में बदल जाएगा, द्विबंध, यहाँ पर किस में जाएगा, ऋणायन। फिर ऋणायन सिग्मा पाई1 में अगली अनुनाद संरचना क्या बनेगी, अगली अनुनाद संरचना बनेगी बेटा यहाँ पाई, इसको छेड़ा ही नहीं, इसको छेड़ा ही नहीं, यहाँ पे पाई1 और यहाँ पे ऋणायन। फिर ऋणायन पाई1 में, पाई1 ऋणायन में, इधर देखते रहना, यहाँ पे किस में बदल जाएगी बेटा, यहाँ पर बदल जाएगी, इसको छेड़ा नहीं, इसको छेड़ा नहीं, यहाँ पे ये पाई1 में और यहाँ पे ऋणायन में, और फिर ये ऋणायन वापस से घूम के यहीं पे आ जाएगा। तो अगली अनुनाद संरचना क्या बनेगी बेटा, अगली अनुनाद संरचना बनेगी अंदर के पूरे बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घूमते हुए, और ये बन गई, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ तक। उसके बाद देखो, अगर मैं इसमें अनुनाद संकर बनाना चाहूँ, जय भोले, तो अनुनाद संकर सभी जगह पर
आंशिक पाइबंद चरित्र आ रहा है, यहाँ पर भी आंशिक पाइबंद चरित्र आ रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा रेनाइन डेल्टा रेनाइन डेल्टा रेनाइन डेल्टा रेनाइन। मैंने आपको पहले ही जब मैं आपको पढ़ा रहा था अनुनाद, मैंने बोला था कि बेंजाइलिक स्थिति पे जो रेनाइन होता है, जरूर नहीं बेंजाइलिक स्थिति कार्बन वाली हो, है ना, बेंजीन से जुड़ा हुआ जो वहां पे रिनायन आ रहा है तो इसको मैं बेंजाइलिक स्थिति की तरह बोल सकता हूँ। तो बेंजाइलिक स्थिति पर जो रिनायन या धनायन या मुक्त मूलक जो होता है वो कहाँ पे आते हैं, उसमें बेंजीन में रेजोनेंस करके ऑर्थो पे और पैरा पे आते हैं। तो ऑर्थो पैरा पे आपको रिनायन आवेश दिख रहा है। मुद्दा क्या है, मुद्दा सुनो, मैंने क्या बोला कि ये कैसा है, स्थिति पर आधारित है, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं O माइनस क्या कर रहा है, O माइनस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है या खींच रहा है, O माइनस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि O माइनस का कैसा प्रभाव है, प्लस M। तो सारे प्लस M वाले समूह, जितने भी प्लस M वाले समूह हैं वह बेंजीन के लिए, अगर मैं प्लस M वाले समूह की बात करूं तो वो बेंजीन के लिए कैसे हैं। ये प्लस M वाला समूह बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, पहले पाई बन के इलेक्ट्रॉन थे, अब रिनायन में बदल गए, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो प्लस M वाले समूह बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है, और बढ़ा रहा है तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सक्रियक। मतलब इसने बेंजीन को सक्रिय कर दिया। ये कैसा ग्रुप है, प्लस M वाले बेंजीन के लिए कैसे होते हैं बेटा, सक्रियक होते हैं, सक्रिय कर दिया इसने रिएक्शन के लिए, ठीक है। और दूसरी बात देखो, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ऐसी स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत हो, क्योंकि उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत हो, और इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत होगी तो बताओ वो ग्रुप कहाँ जाके चिपकना पसंद करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन अधिक के होंगे। तो इलेक्ट्रॉन बताओ बेंजीन वाले में कहाँ पे अधिक के, ऑर्थो पे और पैरा पे। देखो ऑर्थो पे और पैरा पे, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके चिपकना चाहेगा, बेंजीन वाले पे, प्लस M समूह के कारण। इस प्लस M समूह के कारण आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा निर्धारित या निर्देशक, ऑर्थो एंड पैरा निर्देशक। यानी कि सारे प्लस M समूह बेंजीन वाले के लिए कैसे होते हैं बेटा, एक्टिवेटिंग, और कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशक। मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे जुड़वाएंगे, ऑर्थो पे और पैरा पे। जो इलेक्ट्रॉन की कमी रखने वाला समूह है उसको कहां पे डायरेक्ट कर देंगे, कहां पे जुड़वाने की कोशिश करेंगे, ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि मेटा पे तो आवेश बढ़ ही नहीं रहा, कहां बढ़ रहा है, ऑर्थो और पैरा पे बढ़ रहा है, और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, इसलिए कैसा है, सक्रियक है। तो सारे प्लस M समूह बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कैसे होते हैं बेंजीन के लिए सक्रियक, और कैसे होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो पैरा निर्देशक। पहला केस। केस नंबर 2 क्या है, मैं इसी को मिटा रहा हूं बेटा, पोज करके आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। केस नंबर 2 लिखूंगा फिर, केस नंबर 2। थोड़ा बोर्ड को और चमका दें, पूरा ये बूढ़ा हो गया, वाइट वाइट हो गया, तो इसको सही कर देता हूँ थोड़ा। खैर, अगर मान लो मैं यहाँ पर ये बेंजीन ले रहा हूँ, इस पे मान लो मैंने CHO समूह लगा दिया, है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पहले आप ये तोड़ोगे वो करोगे, मैं सीधे इसकी 2 अनुनाद संरचना खा जा रहा हूँ, सीधे मैं ये वाली बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी 7 बनती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 7 कैसे बनती है। तो मैं अगली अनुनाद संरचना इसकी जो बनाने जा रहा हूँ बेटा, वो कैसी बना रहा हूँ, डबल बॉन्ड CHO माइनस, यहाँ पर धनायन आएगा कि नहीं आएगा, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, CHO बाहर की तरफ खींच रहा है, मतलब CHO का कौन सा प्रभाव लग रहा है बेटा, माइनस M प्रभाव। केस नंबर दूसरा लिया मैंने माइनस M समूह वाला, बेंजीन से अगर माइनस M समूह जुड़ा हो, फिर पाई सिग्मा धनायन, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, अगली अनुनाद संरचना क्या बनेगी बेटा, अगली बनेगी यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ पर धनायन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CHO माइनस। मैं जल्दी से क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। फिर अगली अनुनाद संरचना क्या बनेगी, बोलते ही नहीं हो यार आप लोग, यहाँ पे पाई, डबल बॉन्ड CHO माइनस, यहाँ पर धनायन। फिर अगली अनुनाद संरचना क्या बनेगी, ये यहाँ पर, और मैं एक खा जा रहा हूँ बीच की, ठीक है, यहाँ पाई CH डबल बॉन्ड हो, अंदर के बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घूम गए, 2 स्ट्रक्चर खा गया मैं, एक तो पहले नंबर की और एक आखिरी वाली, ठीक है ना, सीधे लिख दी मैंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो मुद्दे की बात निकालनी है यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए वो बनाऊँ, वो क्या,
संकर, अनुनाद संकर बनाऊंगा तो यहाँ पर किस तरह का अनुनाद संकर देखने को मिलेगा बेटा अपने को, कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पर धनायन, यहाँ पर धनायन, और यहाँ पर आंशिक धनायन, और यहाँ पर आंशिक धनायन, और यहाँ पे आंशिक ऋणायन। ये चरित्र आएंगे, ये गुण आएंगे, ठीक है। तो मैं अगर बोलना चाहूँ कि सारे, ये कैसा बेटा, ये कैसा हमारा ग्रुप था माइनस एम, है ना। तो यहाँ पर देखो इस माइनस एम समूह की वजह से जो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, ऑर्थो पे और पैरा पे। मेटा पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया, ऑर्थो और पैरा पे खत्म हुआ है इफेक्ट, सॉरी ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, मेटा पे तो कोई कमी हुई नहीं है। इसीलिए मैंने वहां पे लिखा मेसोमर प्रभाव स्थिति पर आधारित होता है। जब बढ़ रहा था चार्ज, जब आवेश बढ़ रहा था तो कहाँ पे बढ़ रहा था बेटा, ऑर्थो पैरा पे बढ़ रहा था। अब आवेश कम हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है, ऑर्थो पैरा पे कम हो रहा है, मेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए स्थिति पर आधारित होता है। तो सारे माइनस एम वाले समूह बेंजीन वलय के लिए कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय होते हैं बेटा, वो बेंजीन की जो खुद की इलेक्ट्रॉन घनत्व उसको भी खींच के लेगा, तो कैसे होंगे, निष्क्रिय। और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, अब इलेक्ट्रोफाइल कैसा है बेटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहाँ जुड़ना पसंद करेगा, जहां कुछ तो बचाओ भैया। यहाँ ये धनायन थे, ये इनकी इज्जत तो वैसे लुट चुकी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन और कम हो चुके हैं, तो बचा क्या, मेटा। कम से कम वहां थोड़ी बहुत इज्जत तो बाकी है, वहां पे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बाकी है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, बेंजीन पे। जो माइनस एम वाले समूह होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल के लिए मेटा निर्देशित होते हैं, जबकि प्लस एम वाले कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशित होते हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है मेटा पे, इसलिए मेटा पे लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो जितने भी माइनस एम वाले समूह है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए मेटा निर्देशित, जितने भी प्लस एम वाले समूह है वो ऑर्थो पैरा निर्देशित, और प्लस एम वाले सक्रिय होते हैं और माइनस एम वाले निष्क्रिय होते हैं। इसमें फिर से एक एक्सेप्शन है, वो केस नंबर 3 में लिखाएंगे, केस नंबर 2 था, और वो एक्सेप्शन नहीं है, वो प्रूवन बात है ना, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बात है ना। ऑर्गेनिक में ज्यादा एक्सेप्शन चलते नहीं है। ये केस नंबर 2 था, फटाफट से पोज करके इसको नोट डाउन करो, फिर केस नंबर 3 देखते हैं। तो आप लोगों ने केस नंबर 2 नोट डाउन कर लिया होगा बेटा, केस नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं बेटा पूरा, ठीक है। सिंपल बात है, सारे प्लस एम वाले सक्रिय, सारे माइनस एम वाले निष्क्रिय, सारे प्लस एम वाले ऑर्थो पैरा निर्देशित क्योंकि वहाँ पे ऋणायन आ रहा है, सारे माइनस एम वाले मेटा निर्देशित क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन घनत्व बचा हुआ है, ऑर्थो पैरा पे से तो कम ही हो गया। सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा मैं ना ऐसे फोर्सफुली नहीं बताना चाह रहा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है। सिंपल बात है, ज़्यादा अपन है ना उसको फोर्सफुली बोलते हो ना, ये हो रहा वो हो रहा, तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत हार्ड है चीज़। सिंपल चीज़ें हैं, नॉर्मल तरीके से समझ जाओ। इसमें क्या है, केस नंबर 3 है ना। केस नंबर 3 क्या है बेटा, ये बेंजीन है और बेंजीन पे जो लोन पेयर है वो इस तरह से है ना, हेलोजन लगा हुआ है आपकी बार। और हेलोजन लगते हैं आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि हेलोजन के लिए अभी इसने थोड़ी देर पहले बताया था कि हेलोजन का क्या होता है, -I प्लस एम से ज़्यादा होता है। एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बात है बेटा। लेकिन अगर मैं बात करूं हेलोजन का, मैं अनुनाद चलाना चाहूं तो ये लोन पेयर इधर चलेगा, ये पाइबंद इधर चलेगा, क्योंकि लोन पेयर सिग्मा पाइबंद में लोन पेयर चलते हैं, क्योंकि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और पाइबंद के इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा, बंधे हुए होते हैं। तो बताओ अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन चलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पाइबंद x प्लस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस खट, फिर माइनस यहाँ पर अगली अनुनादी संरचना बनाऊंगा तो बताओ क्या बनेगी, यहाँ पर ये पाइबंद में बदल जाएगा, यहाँ पर ऋणायन और यहाँ पे क्या आएगा x और यहाँ पे खट, ठीक है। अगली अनुनाद संरचना देखते रहना यहाँ पर, ठीक है। ये ऋणायन यहाँ पर, ये पाइबंद यहाँ पर, बोलते आप होनी कोई बात नहीं, यहाँ पर पाइबंद और यहाँ पे ऋणायन, और ये ऋणायन यहाँ पे आएगा। तो बेटा अगली अनुनाद संरचना क्या बनेगी, इन दोनों को छेड़ा नहीं, इसको छेड़ा तो छिड़ गया ये, और यहाँ पर लोन पेयर आ गया वापस से। मैंने आपको बताया था उदासीन आवेश वाला हो जाता है, आवेश वाला उदासीन हो जाता है जब अनुनाद चलाते हैं, ठीक है। जब मैं इसका अनुनाद संकर बनाऊंगा तो अनुनाद संकर बेटा किस तरह से दिखेगा, यहाँ पे सभी जगह पे आंशिक पाइबंद चरित्र है, यहाँ पे आंशिक पाइबंद है, और यहाँ पे आपका जाएगा डेल्टा ऋणायन, और यहाँ पे आपका जाएगा बेटा डेल्टा धनायन, ठीक है। ये आपका अनुनाद संकर है इसका। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सारे, मैंने वहां पे लिखा था सारे प्लस एम वाले, इसका कौन सा प्रभाव है, प्लस एम, केवल हेलोजन को छोड़ के बात कर रहा था मैं।
वो सारे प्लस एम वाले एक्सेप्ट हेलोजन, हेलोजन को छोड़ के सारे हेलोजन वाले समूह, हेलोजन वाले समूह कौन से होंगे? अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बताओ ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन -I+M से ज्यादा होता था, तो -I+M से ज्यादा होता था, तो ये बढ़ने के बावजूद भी दिख तो रहा है बढ़ा हुआ, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो बेंजीन में से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कम हुआ था। इसलिए कैसे होता है बेटा? निष्क्रियक। कैसे होते हैं? निष्क्रियक। होते तो निष्क्रिय के, बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है क्योंकि -I+M से ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने ये बताया क्योंकि मुझे ये बात प्रूव करनी थी कि मेसोमर प्रभाव स्थिति पर आधारित होता है। तो देखो कहां बढ़ रहा है? ऑर्थो पैरा पर, मेटा पर नहीं आ रहा। स्थिति निर्देशित है, स्थिति निर्धारित करता है, स्थिति पे ही डिपेंड करता है मेसोमर प्रभाव। ठीक है, तो सारे एक्स वाले समूह निष्क्रिय के और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए, अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए बताओ कहां पे निर्देशित करेंगे आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को? ऑर्थो पैरा या मेटा? भाई इज्जत कम हुई है, लेकिन ऑर्थो पैरा पर अभी भी बनी हुई है। ठीक है ना, -I से इज्जत कम हो रही है, लेकिन ऑर्थो पैरा पे +M के कारण ऋणायन तो आ रहा है, ऋणात्मक आवेश तो आ रहा है। उस ऋणात्मक आवेश आने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व अभी भी ज्यादा है ऑर्थो पैरा पे। ओवरऑल बेंजीन में से कम हुआ है, लेकिन जो कम हुई है ना चीजें, उनमें भी जो अधिक मात्रा में बनी हुई है वो कहां बनी हुई है बेटा? ऑर्थो और पैरा पे। और ऑर्थो पैरा पे अगर अधिक मात्रा में अभी भी इलेक्ट्रॉन घनत्व बचा हुआ है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? ऑर्थो एवं पैरा निर्देशित। तो ये बात जानने की थी केस नंबर 3 में। ये इंपॉर्टेंट बात भी थी बेटा, स्टार लगा के लिख लेना कि सारे हेलोजन कैसे होते हैं, होते तो निष्क्रिय के, लेकिन आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए कैसे होते हैं? ऑर्थो और पैरा निर्देशित होते हैं। जबकि सारे +M वाले सक्रियक होते हैं और ऑर्थो पैरा निर्देशित होते हैं, सारे -M वाले निष्क्रियक होते हैं और मेटा निर्देशित होते हैं। लेकिन हेलोजन के साथ निष्क्रिय होने के बाद भी ऑर्थो पैरा निर्देशित होते हैं। तो ये कुल मिला के मेसोमर प्रभाव की कहानी थी, जो कि अनुनाद पर डिपेंड कर रही थी। अगर आपको अनुनाद चलाना नहीं आता, अगर आपको अनुनाद के बारे में नॉलेज नहीं है, तो पहले आप अनुनाद का लेक्चर देखो, उसके बाद इसको देखना, वरना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये मेसोमर प्रभाव आपका पूरा खत्म हो गया बेटा। इसकी जो एप्लीकेशन है वो मैं सारे प्रभाव पढ़ाने के बाद सबकी एप्लीकेशन को कंबाइन करके पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा अति संयुग्मन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। आप लोग एनसीईआरटी को रीड करके आया करो, पढ़ाने के बाद फिर से रीड किया करो, उसमें से इंपॉर्टेंट बातें निकाला करो और पीछे से क्वेश्चन करा करो, सॉल्व एग्जाम्पल करा करो, क्योंकि एनसीईआरटी से सीधे सवाल आ रहे हैं। मैं बार बार पागल नहीं हूँ, हर लेक्चर में एनसीईआरटी बोलता हूँ। अब तक तो पढ़ लेनी चाहिए थी आपको आधी एनसीईआरटी। ठीक है, तो धन्यवाद, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है।